नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। रमजान का महीना चल रहा है। जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, वो दिन भर रोजा रखते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं, अगली सुबह सहरी करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस वक्त आप सहरी कर रहे थे उस वक्त गजा के लोगों पर एक ऐसी तबाही बर्पा की गई जिसके बारे में सोचना भी आपको कपा देता है। बार बार मुझसे कहा जाता है, बहुत सारे दोस्त भी कहते हैं, यहां पर भी कमेंट आते हैं कि आप इजराइल गजा पर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। मैं भी कई बार सोचता हूं कि ठीक है, मैं बंद कर देता हूं, इजराइल गजा पर बात नहीं करता हूं। लेकिन एक शर्म है अपने भीतर जिसके चलते मैं ये बात करता हूं कि पूरी दुनिया जब गजा की बात कर रही है, पूरी दुनिया में जब गजा के समर्थन में जुलूस निकल रहे हैं, उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी खामोशी है जैसे गजा के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। हमारे अखबार, हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब सारे के सारे खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे में अपनी कमजोर सी आवाज से जहां तक ये आवाज पहुंचे, मैं इतना दर्ज कराना चाहता हूं कि जब सब खामोश थे, जब किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, तो कम से कम एक आदमी था, एक सहाफी, एक लेखक था जो लगातार फलस्तीन की आवाज उठा रहा था। और जिस तरह की तबाही वहां पर हो रही है, उस तबाही पर अगर आप नहीं बोल सकते हैं, अगर उस तबाही पर नहीं बोला जाएगा, तो वो तबाही कल हिंदुस्तान में भी दिखाई देगी, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देगी। आप कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए, 2 मिनट दिमाग लगा के देखिए, इंसान बन के देखिए, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। आप सोच के देखिए, सहरी का वक्त था, शुहूर कहते हैं वहां पर, सहरी का वक्त था, लोग सो रहे थे, कुछ लोग उठे हुए थे, बाकी सारी चीजें हो रही थी, और अचानक इजराइल ने अल शिफा को पूरी तरह से घेरा और आसपास के इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। अल शिफा हॉस्पिटल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक बार अल शिफा हॉस्पिटल को तबाह किया गया था, दोबारा से वो खड़ा हुआ था। यूएनआरडब्ल्यूए ने पैसा लगाया था और थोड़ा बहुत पैसा लगा था, बहुत सारे डॉक्टर्स यहां वहां से आए थे वहां पर लोगों का इलाज करने के लिए। दोबारा से लोगों का इलाज शुरू हुआ था और इजराइल से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अल शिफा के आसपास फिर से बमबारी की गई। उस बमबारी का अगर आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे हुआ था, आप अंदाज लगा लीजिए सिर्फ ये देखकर। वीडियो छोटा सा मेरे बगल में चल रहा है। ये जो औरत है, ये औरत अपने घर से निकली थी कि अपने घर के लिए थोड़े आटे का इंतजाम कर ले, 4 रोटियां बना ले ताकि घर वाले खा सकें। जब लौट के आई तो देखिए उसका घर तबाह हो चुका है, खंडहर हो चुका है, और उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका मियां, उसके लोग, उसके घर के सारे लोग उस रबल के नीचे, उस खंडहर के नीचे दबे हुए। रमजान के महीने में ये जो कहर बर्पा हो रहा है, इजराइल जो कहर बर्पा कर रहा है और सारी दुनिया खामोश होकर देख रही है, अगर उस पर आवाज आप नहीं उठा सकते हैं तो क्या फायदा? बोलने का क्या फायदा? तमाम न्याय की, हक की बात करने का क्या फायदा? एक लड़की जिसके मां बाप जा चुके हैं, दर्द के साथ आती है, कोई पत्रकार वहां पर उसका वीडियो बनाता है, वीडियो पूरी दुनिया में आता है जिसमें वो कह रही है मेरी मां नहीं है, मैं रमजान क्या मनाऊं। गजा के दीगर इलाकों में पूरी तरह से मसाजिद को बर्बाद कर दिया गया है, लगभग सारी मस्जिद तोड़ दी गई हैं और टूटी हुई मस्जिदों से लोग नमाज कर रहे हैं। टूटी हुई मस्जिदों के खंडहर पर खड़े होकर लोग नमाज कर रहे हैं और हम आप खामोश अगर रह जाएं तो फायदा क्या है? तो मतलब क्या है न्याय की और हक की बात करने का? अल शिफा हॉस्पिटल एक ऐसी जगह थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने शरण ली हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग छिपे हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर आए थे ये सोचकर कि अब इस इलाके में जंग खत्म हो गई है। इजराइल के सैनिक, आईओएफ के सैनिक, जो इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स है उसके सैनिक बाकायदा आम लोगों के भेष में हॉस्पिटल के अंदर घुसे, बमबारी शुरू कर दी, गोलीबारी शुरू कर दी और आम लोगों को मारना शुरू कर दिया। कहा गया, जैसा हमेशा कहा जाता है, कि इसमें हमास के आतंकवादी छुपे हुए थे। हर आदमी उनके लिए हमास है, 4 साल का बच्चा हमास है, औरतें हमास हैं, बूढ़े लोग हमास हैं, सब हमास हैं उनके लिए। हमास के नाम पर वो कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। असल उसका मकसद था फैक माबोह साहब की हत्या करना। फैक माबोह कौन थे? फैक माबोह जो हमास की सरकार थी उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ थे। क्यों मारा गया उनको, यह समझ लेंगे आप तो आधी बात समझ में आ जाएगी। फैक माबोह इस समय क्या कर रहे थे? इस समय वो लोकल लोगों के साथ, यूएनआरडब्ल्यूए के साथ और जो एजेंसीज थी उनके साथ मिलकर
लोगों को अनाज पहुंचाने की, लोगों को इमदाद पहुंचाने की, लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशों से अनाज पहुंच रहा था, कोऑर्डिनेशन हो रहा था, लोकल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा था। थोड़ी बहुत इमदाद जो सारी दुनिया से जा रही है वो इमदाद लोगों तक पहुंच पा रही थी। जो भूखमरी के हालात हैं वहां पर, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वहां पर अब भूखमरी की उम्मीद नहीं है और वहां पर भूखमरी की आशंका नहीं है। अब वहां भूखमरी आ चुकी है। सैकड़ों बच्चे जो हैं वो दाना ना मिलने से, खाना ना मिलने से बिल्कुल बुरी तरह से माल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए हैं, कुपोषण के शिकार हो गए हैं, मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे दिन भर यहां वहां भटकते हैं कि थोड़ा सा अनाज मिल जाए, औरतें भटकती हैं, सारे लोग परेशान हैं। ये वहां हालात हैं। इसमें लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इमदाद लोगों के हाथ तक पहुंच जाए। उनको मार दिया गया। उनको यह कह के मार दिया गया कि यह हमास के आतंकवादी थे। हर आदमी आतंकवादी है, जो इजराइल के मुखालिफत करे सब आतंकवादी हैं। और इजराइल खुद आतंकवादी नहीं है जो घरों के ऊपर बम गिरा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, जिसके नेसेट का मेंबर्स, वहां की संसद को नेसेट कहते हैं, मैं बता चुका हूं, खुलेआम कहता है कि हर फलस्तीनी को मार देना चाहिए, एक भी फलस्तीनी जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो इजराइल आतंकवादी नहीं है। लेकिन जो फैज माबो कोशिश कर रहे थे कि वहां के लोगों को इमदाद पहुंच सके, वो आतंकवादी हो गए। बहुत सीधी सी बात है, एकदम सीधी सी बात है कि एक तरफ सारी दुनिया से इजराइल के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि नेतन्याहू गद्दी छोड़े। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की संसद में बाकायदा वहां के एक बड़े यहूदी नेता ने कहा कि नेतन्याहू का वक्त खत्म हो गया है। दूसरी तरफ दबाव पड़ रहा है कि कैसे भी समझौता हो। मंडे को यानी सोमवार को कैरो में मीटिंग होनी थी। मोसाद के चीफ को वहां भेजा भी गया है और बिल्कुल क्लियर है कि अब नेतन्याहू के दिन वाकई नहीं बचे हैं। अंदर भी लगातार विरोध हो रहा है। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाकर फलस्तीनियों को मारने को तैयार है और वो यही कर रहा है। आर्मी बुरी तरह से हार रही है। उसके अपने लोग कह रहे हैं कि आर्मी हार रही है। आप जानते हैं इजराइल की आर्मी के दो हिस्से हैं, एक रेगुलर आर्मी है और दूसरी रिजर्व आर्मी है। रिजर्व आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने बाकायदा लेख लिखकर कहा है कि इजराइल फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर हार चुका है। सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। अल शिफा की हमने बात की तो अल शिफा पर पिछली बार जो हमला हुआ था उसका जो हेड था हमास ने उसको खत्म कर दिया है। जहां भी आर्मी से आर्मी की टकराहट है वहां इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। झूठ की हालत यह है कि एक सैनिक के मारे जाने की पुष्टि अब जाकर 5 महीने बाद की गई है। 5 महीने तक इजराइल लगातार झूठ बोलता रहा कि वो सैनिक जिंदा है, अब जाके उसने माना है कि मारा गया है। लगातार इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, रिजर्व सैनिक मारे जा रहे हैं, रेगुलर सैनिक मारे जा रहे हैं। हमास खान यूनुस से लेकर बाकी जगहों पर तीखा मुकाबला कर रहा है। लेकिन अपनी जनता को बेवकूफ बनाना है, अपनी जनता से कहना है कि हम हमास को खत्म कर रहे हैं और अपनी जनता के अंदर जो नफरत भरी है उसने उस नफरत का फायदा उठाकर लगातार फलस्तीनियों को मारना है ताकि तबाहो बर्बाद फलस्तीन को, तबाहो बर्बाद फलस्तीनी औरतों और बच्चों को देखकर जो जालिम है इजराइल में, जिनके दिमाग में जहर भर दिया गया है, जिनको नफरत का कीड़ा बना दिया गया है, वो खुश हो सके कि हम बर्बाद हो रहे हैं तो क्या हुआ, हमारी इकॉनमी बर्बाद हो रही है तो क्या हुआ, फलस्तीनी तो मारे जा रहे हैं। उनको खुश करने के लिए लगातार फलस्तीनी लोगों को मारा जा रहा है, घरों पर बम गिराए जा रहे हैं, निहत्थे निर्दोष लोगों को लगातार मारा जा रहा है और सारी दुनिया खामोश बैठी है, सिर्फ और सिर्फ बातें कर रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपसे बात करूं, जॉर्डन के जो किंग हैं उनकी बीवी फलस्तीनी है। उनकी अपनी पत्नी यानी जॉर्डन की जो क्वीन है, मलिका है, वो फलस्तीन की है। जॉर्डन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि इतना हमने मदद भेज दी, इतना ये कर दिया, इजराइल गलत कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन सिर्फ सुनाने के लिए। हालत यह है कि जॉर्डन में 2 नौजवान हवाई जहाज में जाकर बैठते हैं कहीं जाने के लिए। उनको हवाई जहाज से खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फलस्तीन की टी शर्ट्स पहनी थी। जॉर्डन के अंदर अगर कोई फलस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाले तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। यह हालत है जॉर्डन की और यह हालत सिर्फ जॉर्डन की नहीं है, यह हालत लगभग ज्यादातर अरब मुल्कों की है। और यह तो अरब मुल्कों की बात हो गई, बाकी दीगर मुल्कों की बात तो आप छोड़ दीजिए। अमेरिका का राष्ट्रपति बड़े बड़े बयान देता है, जो बाइडेन बड़े बड़े बयान देता है, सब कुछ करता है, लेकिन अल शिफा में जो कुछ कल हुआ उस पर क्या वो जबान खोलेगा? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है कि किसी अस्पताल पर हमला करके वो लोग जो इलाज करा रहे थे, जो मरीज थे, जो डॉक्टर थे, उनको मारा गया है? और सिर्फ इतना नहीं,
वहां पर अल जजीरा के जो पत्रकार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ को मार दिया गया है, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस वक्त वो कहां हैं, उनको कहां ले जाया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहीं ऐसी जंग आपने सुनी है कि जंग को रिपोर्ट करने के लिए पहले तो इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ मत करो और वहां जो लोकल मीडिया है उस लोकल मीडिया को लगातार मारते रहो और उनको गिरफ्तार करते रहो। 100 से ज्यादा सहाफी, 100 से ज्यादा पत्रकार वहां पर शहीद हो चुके हैं और जाने कितने जेलों में हैं, जाने कितनों की हालत खराब है, अस्पतालों में है। और ये जंग है, ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि अमेरिका और ब्रिटेन को जितने पैसे मिलते हैं यहां से, उन पैसों के आगे सब अंधे हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन अरब मुल्कों को क्यों दिखाई नहीं देता, यह सोचने वाली बात है। सोचिएगा, आप सोचिएगा कि उनके पड़ोस में जब वो आराम से सहरी कर रहे हैं, जब वो शानदार इफ्तार कर रहे होंगे, तो उनके पड़ोस में ये हालत है कि ये खीरा मिलना मुश्किल है, खजूर मिलना मुश्किल है। लोग जानवरों का जो अनाज होता है जानवरों के लिए, उसको पीस के रोटियां बना रहे हैं और उससे सहरी कर रहे हैं, उससे इफ्तार कर रहे हैं, और बिल्कुल शर्म नहीं आती किसी को। किसी को शर्म नहीं आती कि हमारे बगल के मुल्क में ऐसा हो रहा है और हम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या गलती थी फलस्तीनियों की? फलस्तीनियों की गलती सिर्फ इतनी थी कि जब यहूदियों को पूरे यूरोप में मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, भगाया जा रहा था, जब यूरोप में उनके रहने के लिए ठिकाने नहीं थे, तब फलस्तीनियों ने उनको अपनी जगह दी कि चलो यहां पर रहो। ये उनकी गलती थी। इस एक गलती का खामियाजा वो ऐसे भुगत रहे हैं कि चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे गजा हो, लगातार उनके घर तबाह किए जा रहे हैं। मैं वेस्ट बैंक का आपको किस्सा सुनाऊं, और अभी का किस्सा है, बहुत पुराना नहीं है। इस औरत को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यह औरत अपने घर से निकली थी, कहीं गई हुई थी, और जब लौट कर आई तो पता यह चला कि उसके घर पर इजरायलियों ने कब्जा कर लिया है। उसके घर की एक एक चीज कब्जा कर ली गई है और उसके घर में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है। यह है वो तरीका जिस तरह से फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया है। वहां के लोगों के घरों में घुसकर, वहां के लोगों के पैसे चुराकर, वहां के लोगों के सामान चुराकर, वहां के लोगों के जानवर चुराकर, वहां के लोगों की जमीन चुराकर इजराइल ने अपना देश बनाया है। दुनिया में है ऐसा कोई मुल्क जो सिर्फ चोरी से, जो सिर्फ अपहरण से और जो सिर्फ नाजायज तरीकों से बसाया गया हो? इजराइल एक ऐसा ही मुल्क है। पहले तो यूनाइटेड नेशंस ने आधा आधा बांट दिया, आधा से ज्यादा 55% इजराइल को दे दिया, 45% फलस्तीन बना दिया। मतलब जो शरण लेने आए थे उनको मुल्क का बड़ा हिस्सा दे दिया। और उसके बाद हालत यह कि जो फलस्तीन बचा हुआ था उसको भी धीरे धीरे दखल करते हुए यहां पहुंचा दिया कि एक वेस्ट बैंक है जरा सा, और एक जरा सी गाजा पट्टी है, और वो भी इनसे देखा नहीं जाता है। उसको भी दखल करने, उसको भी पूरी तरह से कब्जा करने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये हालात, जब एक बच्चा बिजली के पोल पे अपनी जान खतरे में डालकर चढ़ जाता है और इजिप्ट के सिसी के देश के सैनिकों से कहता है कि हम भूखे हैं, या तो हमें कुछ खाना दे दो या तो हम मर जाएं। बच्चे जो गजा में स्कूलों में जा रहे थे, बच्चे जो गजा में अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, उन बच्चों को आपने क्या बना दिया है कि 2 रोटी के लिए वो बिजली के पोल पर खड़े होकर इजिप्ट के सैनिकों से खाना मांग रहे हैं। और इजिप्ट को आपने क्या बना दिया है? इजिप्ट कैसा देश है जो अपने पड़ोस के एक मुल्क को रोटी नहीं दे सकता, सिर्फ बातें दे सकता है, बातें बातें और बातें। ऑक्सफैम जैसी संस्था, जो इंटरनेशनल संस्था है, वो कह रही है कि इजराइल फलस्तीन के अंदर किसी भी तरह की इमदाद जाने में अड़ंगे डाल रहा है, इमदाद जाने से रोक रहा है। भूख को एक हथियार बनाना चाहता है। वो चाहता है कि फलस्तीनियों की ऐसी हालत कर दी जाए कि ना उनके पास बिजली हो, ना पानी हो, ना रोटी हो, ताकि वो सर पकड़कर कहें कि हम यहां से कहीं और चले जाएंगे ताकि कम से कम जिंदा रह सकें। यही उसकी योजना है जिसको वो वॉलंटरी माइग्रेशन कहता है। वो कहता है फलस्तीनी अपने आप छोड़कर चले जाएं। ये वॉलंटरी माइग्रेशन है कि आप लोगों को मरने पर मजबूर कर दें और लोग अपनी जान बचाने के लिए निकल जाएं। लेकिन इस बार फलस्तीनियों ने बिल्कुल तय किया है कि वो जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। एक फलस्तीनी फलस्तीन छोड़कर फलस्तीन से बाहर नहीं गया है। इतनी सारी चीजों के बावजूद, इतने सारे कहर, इतने सारे जुल्म के बावजूद एक फलस्तीनी बाहर नहीं गया है। और जैसा मैंने बताया, हमास लगातार कह रहा है हम हर हालत के लिए तैयार हैं, हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। लगातार जो लड़ाई चल रही है उसमें इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं।
इजराइल अपने वजूद को दांव पर लगाकर यह जंग लड़ रहा है और यह आखिरी जंग इजराइल के लिए भी साबित हो सकती है अगर दुनिया ऐसे ही खामोश रही, अगर नेतन्याहू के इन शैतानी इरादों को रोका नहीं गया तो यह जंग वहां जाएगी जहां से कहां पहुंचेगी कोई नहीं जानता। मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी की बात बताऊं कि रशिया में व्लादिमीर पुतिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद उसके पहले आप जानते हैं कि फ्रांस जैसे देश ने और कई देशों ने कहा था कि नाटो जो है वो यूक्रेन की सहायता के लिए उतरेगा। नाटो यानी अमेरिका के गुलाम मुल्कों का आर्मी संगठन। तो उसका कहना यह था कि फ्रांस, जर्मनी और ये सारे देश मिलकर यूक्रेन का साथ देंगे रशिया को हराने के लिए। रशिया ने बहुत साफ कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो पहला तो एटॉमिक वार होगा और दूसरा ये नए वर्ल्ड वार की शुरुआत होगी। और रशिया का ही मैं आपको बता दूं कि रशिया के अपने अखबार, सरकारी अखबार जो उनका है प्रावदा, उस प्रावदा में एक खबर छपी है कि हूती के लोगों की मुलाकात रशिया के साथ हुई है। हूती यानी आप जानते हैं यमन के जो रेजिस्टेंस है, यमन के जो विद्रोही हैं, उन्होंने कहा है हम रशिया के साथ कोऑपरेट करेंगे और रशिया ने कहा है कि वो हूती के साथ कोऑपरेट करेगा। इधर चाइना ने कहा है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन आती है, अगर नाटो हस्तक्षेप करता है तो चाइना रशिया के साथ खड़ा होगा। और चाइना इधर लगातार फलस्तीन के फेवर में बोल रहा है। हिजबुल्लाह के साथ आप जानते हैं बाकायदा मुलाकात हुई थी हमास के लोगों की, हूती के साथ हमास के लोगों की मीटिंग हुई थी, हमास के लोगों की मीटिंग रशिया के साथ हुई थी। चाइना इधर लगातार हमास को सपोर्ट कर रहा है। अभी की खबर है कि हिजबुल्लाह लगातार नॉर्दर्न इजराइल पे हमले कर रहा है और नॉर्दर्न इजराइल में तबाही मचा रहा है। तो ये जो हालात बन रहे हैं, जो इजराइल की जिद की वजह से हालात बन रहे हैं, जिसमें एक तरफ यमन में लड़ाई चल रही है, यमन लगातार हमले कर रहा है, उधर हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, रशिया साफ साफ फलस्तीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, चाइना फलस्तीन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ये आपको किस तरफ ले जा रहा है आप समझ सकते हैं। एक हरकत रशिया के साथ और दुनिया इंटरनेशनल युद्ध में चली जाएगी, तीसरे युद्ध में चली जाएगी। और अगर यह तीसरा वर्ल्ड वार होता है जिसमें एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान, यमन, फलस्तीन, हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान और ये सारे मुल्क साथ में खड़े होते हैं, तो अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा। इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ सकता है। यह अलग बात है कि अगर एटॉमिक वार हुआ तो तबाही सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं होगी, सारी दुनिया में जाएगी। यह तबाही सामने दिख रही है, लेकिन अमेरिका और दीगर मुल्क इजराइल को इस बात के लिए रोक नहीं रहे हैं कि अब जंग बंद करो, क्योंकि यह जंग अगर बढ़ी तो सारी दुनिया तबाह होगी। क्यों? लालच, हवस और कुछ नहीं। AIPC मैंने बताया है आपको, जो इजरायलियों का संगठन है, यहूदियों का संगठन है, वो अमेरिका के चुनाव में जबरदस्त पैसे लगाता है। हथियारों के जो सौदागर हैं उनकी तिजारत तो जंगों पर ही पूरी तरह से निर्भर है। जंग होगी तो उनके हथियार बिकेंगे, जंग अगर नहीं होगी तो उनके हथियार नहीं बिकेंगे। तो हथियारों की तिजारत, उधर इलेक्शन लड़ने के लिए ढेर सारा पैसा, काला पैसा जो जाकर स्विस बैंकों में जमा होता है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिका और यूरोप के नेताओं के आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं। जर्मनी का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कहता है कि जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है इजराइल, उसके लिए मीन्स सही नहीं है। किस तमाशे में पड़े हो साहब? तुम्हारा जो अपराध है, तुम्हारी जर्मनी का जो अपराध है, तुमने जो यहूदियों के साथ किया था, उसकी कीमत फलस्तीनी चुका रहे हैं और तुम इजराइल के साथ खड़े हो। तुम मीन्स की बात कर रहे हो। सैकड़ों हजारों बच्चे मार दिए गए, औरतें मार दी गई, मर्द मार दिए गए, मसाजिद तबाह कर दी गई, घर तबाह कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज तबाह कर दी गई, प्रोफेसर्स को मार दिया गया, और तुम अभी मीन्स की बात कर रहे हो कि यह गलत है। अब जाके 4-5 महीने बाद तुम्हारे मुंह से बोल फूटे हैं कि यह तरीका गलत है। जिस वक्त तुमको इजराइल को हाथ पकड़ के रोकना चाहिए, हथियार भेजने बंद करने चाहिए, सैंक्शन लगाना चाहिए कि यह जंग रोको। अगर यह जंग नहीं रुकेगी तो ना यमन रुकेगा, ना लेबनान रुकेगा, ना ईरान रुकेगा, ना चाइना रुकेगा, ना रशिया रुकेगा। अगर यह जंग नहीं रुकी तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तबाही झेलेगी। कितने एटम बम कहां कहां गिरेंगे कोई नहीं जानता। हम जिंदा रहेंगे कि नहीं हम नहीं जानते, आप जिंदा रहेंगे कि नहीं आप नहीं जानते। जहां दुनिया इस तरफ जा रही है, वहां एक आदमी के जिद, एक आदमी के पागलपन, एक आदमी के नशे को आप लोग रोक नहीं सकते हो।
और आप अपने आप को दुनिया की ताकत कहते हो। बड़ा आसान तरीका है सब रोकने का। इजराइल को पकड़ो, इजराइल से कहो जंग बंद करे। इजराइल आज जंग बंद करेगा, हिजबुल्लाह भी जंग बंद कर देगा, यमन भी जंग बंद कर देगा, इराकी लड़ाके भी जंग बंद कर देंगे और वहां पर फलस्तीन को दोबारा बसाने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। फलस्तीन को आजाद मुल्क घोषित कर दो, फलस्तीन आजाद मुल्क रहे, उसकी सीमाएं इजराइल के साथ रहें। अभी कोई यह भी नहीं मांग रहा है कि इजराइल अपना घर छोड़ के चला जाए, इजराइल जहां पर है वहां से चला जाए और पूरा का पूरा इलाका फलस्तीन बन जाए। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसकी बात यूएन में की गई थी 1960s में, उसको दोबारा से लागू करो। 45% इलाका कम से कम फलस्तीन को दो जहां पर वो चैन से रह सके। इतना नहीं कर सकते हो लेकिन सारी दुनिया को जंग की तरफ धकेल सकते हो। तो ठीक है, जब जंग होगा तो तबाही और बर्बादी खाड़ी में भी होगी, इंडिया में भी होगी, पाकिस्तान में भी होगी, रशिया में भी होगी, लेकिन यूरोप और अमेरिका भी इससे नहीं बचेंगे। इस जंग की कीमत उनको भी चुकानी पड़ेगी। अगर तुम्हें यह दिखाई नहीं देता है कि इजराइल में ऐसे जहरीले लोगों को नेता बनाया गया है, नासिम यतूरी जैसे लोगों को बाकायदा वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है, जो बयान देते हैं कि हर फलस्तीनी को जला देना चाहिए, और तुम अभी इस बात पर लगे हो कि वहां जेनोसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, आसमान से थोड़ी सी भीख गिरा के तुम खुश हो जाते हो, तो दुनिया की तबाही के लिए जितना जिम्मेदार नेतन्याहू है उतना ही जिम्मेदार कल इतिहास तुम्हें भी कहेगा। हम तो कर ही क्या सकते हैं, हम लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग हैं। अपनी आवाज फलस्तीनियों के हक में उठा सकते हैं, अपनी आवाज शांति के हक में उठा सकते हैं, सारी दुनिया से यह अपील कर सकते हैं कि अपने हुक्मरानों को यह पाप करने से रोकिए ताकि दुनिया बची रहे। अगर इस समय अपने हुक्मरानों को नहीं रोक पाएंगे तो दुनिया जैसी तबाही देखेगी, उसके बाद दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, और दुनिया रहेगी तो कैसे रहेगी, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही। हमारी आवाज आजाद बनी रहे, हम लगातार बात करते रहें, हम लगातार हक की बात करते रहें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग हमारे साथ आएं, हमारी ताकत बने। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, ये सब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बार बार दोहराता हूं कि आप हमारी ताकत बनेंगे तब हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।